नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कोई खबर कितनी भयानक हो सकती है। हालांकि मैं भी आपके सामने खड़ा हुआ हूं, इसके पहले एक विदेशी टेलीविज़न चैनल पर देखकर आ रहा था कि प्लास्टिक की शीट ऐसी लगाकर जो गाज़ा में शरणार्थी रह रहे हैं, अपनी ही ज़मीन पर शरणार्थी हैं, वो उनके ऊपर फिर इजराइल ने हमला किया है। बहुत सारे मारे गए हैं उसमें से। वहां तो चल ही रहा है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा कहने का है नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर से एक खबर आई है जो हिला दे रही है। एक महिला है सविता नाम की, 30 साल उम्र है। एक के बाद एक 4 लड़कियां हो गई उसको, 7 साल की, 5 साल की, 3 साल की और 5 महीने की। आखिरी बेटी 5 महीने की हुई तो पति घर छोड़कर चले गए। चेहरा ही नहीं देखा, न चौथी बेटी का चेहरा देखा, न पत्नी का चेहरा देखा। वो बेटा चाहता था, मालूम है, सबको मालूम है ये बात कि बेटा चाहता था। महिला क्या कर सकती थी? कोई जांच तो करा नहीं सकती थी कानूनी रूप से। चौथी बच्ची पैदा हो गई तो घर लौटा ही नहीं पति, चेहरा ही नहीं देखा, बात भी नहीं की फोन पर। बीती रात वो महिला जो है, 4 बच्चियों को उसने कुएं में फेंका और खुद फांसी लगा ली। मैं खुदकुशी के बारे में अधिक चर्चा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन न चर्चा करूं तो क्या करूं, कैसे बताऊं आपको। ये किसी महिला का कसूर है कि उसको 4 बेटियां हो गई। मैंने तो मेरे कई ऐसे दोस्त देखे हैं जिनको दोनों संतानें बेटियां रही, 3 संतानें हैं तो तीनों बेटियां रही, और वो खुश रहे अपनी बेटियों के साथ, उनको फक्र रहा। बेटियों को कामयाब करने के लिए उन्होंने मेहनत की, बेटियां उनका सहारा भी बनी। अभी लड़की क्या कर सकती थी? 30 साल उम्र में 4 लड़कियां उसको हो गई। ये गरीब लड़की क्या कर सकती थी? पति घर छोड़कर चले गया, चेहरा देखने को तैयार नहीं। मैं हिंदुस्तान की हालत ऐसी देखता हूं तो दिल दहल जाता है। बहुत सारे और मामले ऐसे सुनाई पड़ते हैं। अभी आपको ध्यान है, जरा ही वक्त हुआ है, हम कोशिश करेंगे आपको फोटो भी दिखा दें। एक महिला को 10 बेटियों के बाद बेटा हुआ है। 10 बेटियां नहीं चाहिए थी, किसी भी परिवार को नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। कम से कम वो देश और होंगे जहां पर एलन मस्क जैसे लोग 1 दर्जन या 12 या 14 बच्चे पैदा करना चाहते हैं और इसकी परवाह नहीं करते कि वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। वो अलग देश हैं। इधर हिंदुस्तान में तो पहली संतान ही अगर लड़की हो गई तो पूरे कुनबे का चेहरा जो है उसका बल्ब फ्यूज हो जाता है। अगर दूसरी संतान भी लड़की हो गई तो परिवार गंभीर विचार विमर्श में जुट जाता है कि क्या किया जाए आगे का, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, क्या किया जाए। अगर अधिक संपन्न है तो हिंदुस्तान में तो भ्रूण लिंग परीक्षण गैरकानूनी है, सजा का मामला है। तो दूसरे देश चले जा रहे हैं लोग जहां पर ये कानूनी है जांच, वहां जाकर जांच करवा लेते हैं और जो कुछ करवाना है वहां करवा के लौट जाते हैं। ये खतरनाक नौबत है। ये हिंदुस्तान में दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम चारों तरफ बिखरी हुई है। ये मैं तमिलनाडु का देख रहा हूं कि वहां के कुछ एक जिलों में, गांव-गांव में ये बच्चियों को मार डालना, पैदा हो गई है बच्चियां, उनको मार डालना, इसको समाज शास्त्रियों ने सिस्टमेटिक फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा।
योजनाबद्ध कन्या हत्या, ये कहा। दूध में कीटनाशक मिला के पिला देते थे, धान का दाना गले में डाल देते थे, कोई और जहर पिला देते थे। फिर तमिलनाडु सरकार ने एक झूला शिशु योजना चालू की, क्रैडल बेबी स्कीम, कि आप झूले में छोड़ दो लाकर, सरकार देख लेगी उसको। क्या हुआ मुझको नहीं मालूम है। राजस्थान में सदियों से ऐसा चले आ रहा है, लड़की पैदा हो गई तो दाई ही मार डालती थी उसको। नहीं चाहते वहां लड़कियां ज्यादा, क्योंकि शादी करने में दिक्कत होती है, खर्च होता है, दहेज देना पड़ता है, लड़की की हिफाजत ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए उसको शुरू से ही निपटा दो, शुरू से ही मार दो। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर, बाड़मेर, जोधपुर, जहां पर नवजात बेटियों को जन्म के तुरंत बाद मार देने का इतिहास है। हरियाणा और पंजाब बड़ा संपन्न इलाका है, इनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए शादी ब्याह में, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या का हाल यह है कि वहाँ पर लैंगिक अनुपात गिर गया है, लड़कियों की संख्या लड़कों से बहुत कम रह गई है। तो अभी हरियाणा का हाल तो मैं ये सुनता हूँ कि वो बिहार से, ओडिशा से, कई जगह से लड़कियां लेके जा रहे हैं शादी करने के लिए अपने बेटों की। मैं नहीं जानता कि एक पौराणिक कहानी चले आ रही है जिसमें बहुपतीय प्रथा रहती थी, ध्यान है आपको, एक है 5 पति वाली कहानी है। वैसा चलन भी कुछ इलाकों में है, उत्तर भारत के, दिल्ली के और आगे के कुछ इलाकों में चलन है। कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियां कम हैं इसलिए बड़ा भाई शादी करता है और वो बाकी भाइयों की पत्नी की तरह भी रहती है। मुझको नहीं मालूम आज ये चलन में कितना है कि नहीं है, लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐसा जिक्र है। और एक पौराणिक कहानी है, उसमें आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, उसमें हमला हो जाएगा किसी धर्म पर, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी। पंजाब में भ्रूण लिंग परीक्षण को बहुत कड़ाई से लागू करना पड़ा, पंजाब में और हरियाणा में। तो वहाँ की खबरें आती है कि वहाँ के डॉक्टर जो हैं, टेक्नीशियन जो हैं, वो पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन लेके वैन में रहते हैं, एम्बुलेंस में रहते हैं, उसी वैन में गर्भवती महिला को लिटाते हैं और वैन को दौड़ाते रहते हैं, और दौड़ती हुई वैन में ही, एम्बुलेंस में ही उसकी जांच हो जाती है, ताकि आके कोई पुलिस या हेल्थ विभाग के अफसर दबोच न सकें उनको। और ये सब इसलिए कि कन्या भ्रूण हत्या की जाए। मैं इसके और बहुत ज़्यादा डरावने डिटेल्स आपको बताना नहीं चाहता हूँ। ये जगह जगह, कई जगह होता है ये कि लड़के की चाह में लड़कियां पैदा होते चले जा रही हैं। कई बार लड़कियां अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको पाल नहीं सकते, तो कुछ एक को मार डालते हैं पैदा होते ही। कुछ एक का और क्या होता है मुझको नहीं मालूम है, आप ज़्यादा जानते हैं उस बारे में। एक 2024 की एक पत्रकार अमिताभ पाराशर, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है द मिडवाइफ्स कन्फेशन, एक दाई का कबूलनामा, अपराध की स्वीकारोक्ति। उसमें दाइयों ने कबूल किया कि उन्होंने परिवारों के कहने पर नवजात बालिकाओं को मार डाला। एक ऐसी दाई मिली, हकिया देवी नाम की, जिसने 12-13 बालिकाओं को मारा। एक धर्मी देवी, नाम धर्मी देवी है, काम कैसा है आप तय करें, उसने कम से कम 15 को मारने की बात कही है। डॉक्यूमेंट्री है, किस्सा कहानी नहीं है। ये गरीब परिवार थे जहां पे बेटे की चाह बहुत थी। मैं थोड़ा दुखी हूं इस खबर को देखकर। हम इसकी तस्वीरें, सागर में जो हुई है घटना, उसकी तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। कुएं से बच्चियों को निकालने की क्या तस्वीरें दिखाएं, उनकी लाशों को निकालने की क्या तस्वीरें दिखाएं।
कहाँ से हौसला लाऊं मैं ये तस्वीरें आपको दिखाने का। लेकिन मुझको एक बात मालूम है, मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही कहीं पर ये बात कही है या लिखी है कि एक महिला जब अपने बच्चों को मारने के बाद खुदकुशी करती है तो उसकी नीयत ये रहती है, उसकी समझ ये रहती है कि उसके न रहने पे उसके बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। उनको जिंदा छोड़ने के बजाय उनको मार डालना उन बच्चों के हित में है, ऐसा महिला को लगता है, ऐसा माँ को लगता है। मैं अभी दूसरी एक खबर ढूंढ रहा था पुरानी, उसमें मिला है तमिलनाडु के उसिलमपट्टी में 1993 की एक घटना है। 300 गरीब गांव हैं उस इलाके में, उसमें 1993 में 196 नवजात बालिकाओं की मौत हो गई थी। बाद में जांच में पता लगा कि बेटे की चाह में परिवारों ने बेटियों को मार डाला था। अब एक महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है विधानसभाओं और संसद पर। 2-3 दिन पहले की खबर थी कि ये डिलिमिटेशन जो होना है लोकसभा और विधानसभा सीटों का, उसके पहले हो जाएगा ये अलग से, उसका मोहताज नहीं रहेगा कि सीटें पहले बढ़ें फिर रिजर्वेशन करेंगे। आपको ध्यान होगा जिस दिन संसद में ये विधेयक पास हुआ था उसी दिन मैंने कहा था कि इस महिला आरक्षण को जनगणना और डिलिमिटेशन इन दोनों के इंतजार में क्यों कई साल के लिए रोका जा रहा है। इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए, तुरंत लागू कर देना चाहिए। आपको ध्यान होगा उस दिन लोकसभा में राहुल गांधी ने भी कहा था आप इसको कल सुबह से लागू कर दीजिए, मेरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप इसमें संशोधन कीजिए, ये इसको जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद मत रखिए, इसको कल सुबह से लागू कर दीजिए, जितनी सीटें हैं उस पर लागू कर दीजिए। लोकसभा का चुनाव आरक्षित सीटों पर हो गया रहता, महिला आरक्षित सीटों पर, सरकार ने नहीं किया। मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में महिलाओं को हक देने का काम बहुत आसान नहीं हो सकता। आपको कदम कदम पर हक देने की फिक्र करनी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि महिला आरक्षण विधेयक तो आपने पास कर दिया लेकिन उसमें प्रावधान रखा है कि ये लागू होगा जनगणना के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, शायद 2029 से 30 से ऐसा लागू होगा। अभी कल परसों खबर है कि सरकार सोच रही है कि महिला आरक्षण को अगले लोकसभा चुनाव के पहले लागू कर दिया जाए। ये बात मैंने जिस दिन महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास हुआ उसी दिन ये बात लिखी थी, या आपके सामने कही भी थी। महिलाओं के हक को आप आसानी से स्थापित नहीं कर सकते। जिस देश में प्राइमरी की किताबों में, बाल भारती में पढ़ाया जाता है कि अमर घर चल या कमल घर चल, कमला नल पर जल भर, ये पढ़ाया जाता है। अभी मेरे पास एक पोस्टर आया है 2 दिन पहले, कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं कि बैड गर्ल कैसी होती है, बुरी लड़की कैसी होती है। लड़की किसी भी तरह से बराबरी की बात करे तो वो बुरी हो जाती है। मैं देखता हूं कि एक लड़की अगर आत्मविश्वास से भरी है तो उसको देखकर, आत्मविश्वास से भरी लड़की को देखकर भी मर्दों का आत्मविश्वास डोलने लगता है। क्या है इसमें ऐसा? क्यों इतना डर जाते हो? क्यों इतना दहशत में आ जाते हो? ये समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लड़कियों की बराबरी तो छोड़ दीजिए, अभी तो संसद ने ही बरसों लेट कर दिया और कोई बराबरी का हक नहीं दे रहा है कि आबादी 50% है, हम 50% आरक्षण देंगे। 33 से ही दे रहे हैं, उसको भी बरसों लेट कर दिया। ऐसे में देश में लड़कियों के और महिलाओं के हक की बात नहीं हो सकती। जब बार बार बात उठती है कि बच्चों के ऊपर सीमा लगाई जाए, एक बराबर बच्चे हों हर समाज के, बड़ी अच्छी बात है, मैं बिल्कुल उसका हिमायती हूं।
आप तुरंत लागू कर दीजिए, हर जात धर्म के ऊपर लागू कर दीजिए। तो ये 10 लड़कियां पैदा कर रहे हैं एक लड़के के चाह में, इनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? आज भी क्यों ये कानून नहीं लागू किया जा रहा? मैं कहता हूं आप जात धर्म वगैरह सबको छोड़ दो, एक पूरा धर्म निरपेक्ष हर धर्म पे लागू होने वाला कानून लागू कर दो कि 3 से ज्यादा बच्चे किसी के नहीं होंगे। तो जिन लोगों के बारे में आप कहते हो कि 4 बीवी और 16 बच्चे, उनका भी आप सीमित कर दो कि टोटल 3 बच्चे ही होंगे, कर दो आप सीमित। अब वो तय करें कि उनके 4 बीवी में से कितनी बीवी रखना है, कितनी शादी करना है, कितने बच्चे पैदा करना है। मैं बराबरी के किसी कानून के खिलाफ नहीं हूं, आप कर दीजिए। आप बहुविवाह को भी खत्म कर दीजिए, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं। मैं मुस्लिम महिला के हक के ऊपर इस्लामिक कानून को नहीं मानता। मेरा मानना है कि बराबरी का कानून रहना चाहिए, लेकिन करो तो सही। आप कर नहीं रहे हो। आपने महिला आरक्षण लागू किया, कई साल बाद के लिए उसको खड़ा कर दिया। तुम उधर खड़े रहो बंबई के पास, मैं 2030 वगैरह में उधर आऊंगा तब तुमको लागू करूंगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप उस महिला की हालत सोचिए जिसकी 4 बेटियां हुई, हर बेटी के साथ जो प्रताड़ना वो झेल रही होगी। कोई महिला पति की झेलती है, कोई ससुराल की झेलती है, कोई समाज की झेलती है, जहां जाती होगी। लेकिन दोनों बेटी हो गई क्या? कैसी बहू लेके आए हो? दोनों बेटी हो गई, एक के बाद एक बेटी। क्या बेटी पैदा करने का कारखाना लाए हो क्या? समाज के ताने लोगों को मर जाने के लिए मजबूर करते हैं। ये पति, ये हरामखोर पति जो उस बीवी को कारखाने की तरह चला रहा था, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर भाग गया। चौथी लड़की हुई, भाग गया, लौटा ही नहीं घर। तो तू कारखाना चला रहा था क्या अपनी जरूरतों के लिए? और जिम्मेदारी से भाग गया। ये बच्चे तेरे ही पैदा किए हुए हैं ना, ये लड़कियां चारों तेरी पैदा की हुई हैं। क्यों शादी किया? क्या ये मालूम नहीं है कि लड़की भी पैदा हो सकती है? अपने बच्चों की, बीवी की जिम्मेदारी छोड़ के भाग गया ये आदमी, इसलिए मैं इसको हरामखोर कह रहा हूं। तो देखिएगा, इस देश में लड़कियों के और महिलाओं के हक को बराबरी से स्थापित करना आसान काम नहीं है। ये महिला आरक्षण एक कदम है। मैंने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में देखा है जहां पंचायत और म्युनिसिपल के चुनावों में 50%, आधा आरक्षण हो गया। तो गांव-गांव से महिलाएं निकल के आने लगी हैं। पंच, सरपंच, कई जगह उनके पति जो हैं वो काबिज हैं, सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। हालांकि मैं सांप की तुलना देकर सांप की बेइज्जती करना नहीं चाहता, लेकिन सरपंच पति को सांप कहा जाता है, पंचपति को पाप कहा जाता है, पार्षद पति जो सक्रिय रहते हैं, काबिज रहते हैं, उनको भी पाप कहा जाता है। अभी कुछ साल पहले की बात है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक IAS अधिकारी, कमिश्नर था। एक पार्षद पति जाके उससे अपने वार्ड के बारे में बात करने लगा। तो उसने कहा आप कौन हो? तो कहा मैं पार्षद पति हूं। कहा मैं पार्षद से बात करूंगा, आपसे क्यों बात करूंगा वार्ड के बारे में? जाके अपनी वाइफ को कहिए कि जो बात करना है वार्ड के बारे में वो बात करें, आप कौन होते हो बात करने वाले? तो होगा। अभी ये विधायक रहेंगी तो उनके पति विपत्ति हो जाएंगे, ऐसे रहेंगे। ये दूर होने में वक्त लगेगा। महिला आरक्षण 2028 में भी क्यों लागू किया जाए? सरकार अगर चाहे तो कल लागू कर सकती है। और जिन राज्यों में चुनाव होना है, असम में, केरल में, बंगाल में, वहां अभी लागू हो जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? नेक काम करने में देर क्यों करना इतना? तो खैर, मैंने सागर के इस बहुत ही दर्दनाक मामले से बात शुरू की थी। आपके आसपास अगर कोई लड़की या महिला कामयाब होती है और लोग उसके चाल चलन पर तोहमत लगाते हैं, तो ये बात जान लीजिएगा कि तोहमत लगाने वाले लोग शायद उतने कामयाब नहीं हैं, या
शायद उन लोगों ने कुछ कोशिश की होगी, कुछ हाथ आजमाया होगा, उनको मौका नहीं मिला होगा। ये छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जो महिला को टोनही कहकर मारा जाता है, इनमें से बहुत सारे मामलों में ऐसे लोग हैं जो उस महिला के ऊपर हाथ साफ करना चाहते हैं, और जब उनको कामयाबी नहीं मिलती तो उसको टोनही करार दे देते हैं। महिला, चाहे वो 5 महीने की बच्ची, सागर में 4 बच्चियां जो कुएं में गईं, उसमें से सबसे छोटी 5 महीने की थी, या पैदा होने के पहले पंजाब और हरियाणा में चलती हुई एम्बुलेंस में होता हुआ भ्रूण लिंग परीक्षण, पुराना इतिहास है, जल्दी खत्म नहीं होना है। लेकिन आप अपने स्तर पर जहां जहां लड़कियों और महिलाओं के हक की बात कर सकें जरूर कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, सोशल मीडिया पर भी लिखिए। आपको ठीक लगे, हमारी बात जायज लगे तो ही हमारे इस YouTube के लिंक को दोस्तों को भेजिएगा। आपको जायज ना लगे तो बिल्कुल मत भेजिएगा। इंडिया आजकल हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि समाज को क्या करना चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। ये केवल वक्त की बात है कि वो आप तक कब आएगा, कितने दिनों में आएगा। आएगा जरूर। अगर आप तंबाकू को नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर भी आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मिलेंगे।